हेलो स्टूडेंट्स, हम आपसे बात कर रहे थे नॉर्मलता की। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ नॉर्मलता होती क्या है। नॉर्मलता को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, नॉर्मलता को हम यहाँ पे कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई आयतन में या निश्चित आयतन में, इकाई आयतन में घुले हुए, इकाई आयतन में घुले हुए, इकाई आयतन में घुले हुए विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटा विलयन का आयतन। और अगर आयतन ml में है तो हम यहां पे लगाते हैं इनटू 1000। ठीक है बेटा। अच्छा, ग्राम तुल्यांक क्या होते हैं? विलयन के ग्राम तुल्यांक कैसे कहते हैं, किसको है? ग्राम तुल्यांक बराबर या ग्राम तुल्यांक की भार बराबर अगर हम निकालते हैं, है ना, तो ग्राम तुल्यांकों या ग्राम तुल्यांक की भारों की संख्या, भार भी ऐड करते हैं बेटा, है ना। तो हम लिखते कैसे हैं? अगर हमें किसी भी अम्ल का, है ना, अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इस तरह से। मैं लिख देता हूं उस तत्व का भार बटा उसका तुल्यांकी भार। ठीक है, अब तुल्यांकी भार क्या होता है? तुल्यांकी भार बराबर किसी भी अगर तत्व का, यौगिक का हमें तुल्यांकी भार निकालना है तो कैसे निकालते हैं? ठीक है, सामने देखिए आप, किसी यौगिक में या यौगिक का भार बटा उसकी संयोजकता, जो उसकी संयोजकता होगी हम वो निकालेंगे। ठीक है, यह है यौगिक का तुल्यांकी भार। अगर आपको अम्ल का तुल्यांकी भार निकालना है, ठीक है, अम्ल का तुल्यांकी भार, तो अम्ल का तुल्यांकी भार क्या होगा? उस अम्ल का अणुभार बटा उस अम्ल की क्षारकता। अब आपको ये भी पता होना चाहिए बेटा क्षारकता क्या होती है। ठीक है, अगर आपको किसी क्षार का तुल्यांकी भार निकालना है तो यहाँ पे उस क्षार का क्या लिखेंगे? अणुभार, क्षार का अणुभार बटा उस क्षार की अम्लता। इस तरह से हम यहाँ पे डिनोट करते हैं। अगर हम फॉर्मूला बेस्ड लिखें तो इस तरह से लिखते हैं बेटा। ठीक है, ये WB विलेय का भार बटा QU इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड, एसिड है, बेस है या यौगिक है, ठीक है, इनटू आयतन। और अगर आयतन ml में है तो हम यहाँ पे 1000 से इसको इनटू कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे अम्ल की क्षारकता और क्षार की अम्लता क्या होती है उसकी बात करूंगा और फिर आपको ये टॉपिक समझाऊंगा, है ना। और जैसे हमने हर एक केस में किया है, समझाने के बाद कुछ न्यूमेरिकल दिए हैं तो हम वो न्यूमेरिकल की भी यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, चलो जी, ये सारी चीजें आपकी नोट करने वाली थी, इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, तो आप इसको नोट भी, आपको ये नोट भी करना है। ठीक है बेटा, अब देखिए सामने यहाँ पे मैं लिख देता हूं अम्ल की क्षारकता। अम्ल की क्षारकता ये क्या होती है? अम्ल की क्षारकता देखो ऑपोजिट है, ध्यान रखना। तो अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या को, और कौन सा H+ आयन? हाइड्रोक्सिल समूह वाला, ये ध्यान रखना बेटा, है ना। वैसे बोलते हम ऐसे हैं कि अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं, लेकिन वो H+ होगा वो हाइड्रोक्सिल आयन वाला होगा, है ना। ठीक है, यहाँ ध्यान रखना। तो क्षारकता क्या होती है? अम्ल द्वारा त्यागे गए H+ आयनों की संख्या, H+ आयनों की संख्या। तो वो H+ आयनों की संख्या को हम क्या बोलते हैं? उस अम्ल की क्षारकता बोलते हैं। ठीक है, जैसे देखो H2SO4 दो H+ आयन त्यागेगा तो इसकी अम्ल की क्षारकता 2 हो गई। ठीक है, इस तरह से आपको ये समझना है। और देखिए दूसरी चीज, अब मैं यहां आपको समझाता हूं क्षार की अम्लता। ठीक है, दूसरा देखो बेटा, क्षार की अम्लता। ठीक है,
तो क्षार की तो अम्लता होती है और अम्ल की क्षारकता होती है। ठीक है, हम इसको कैसे लिखेंगे? क्षार द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या, क्षार द्वारा त्यागे गए OH माइनस आयनों की संख्या। जैसे देखिए ये NaOH, एक OH त्यागेगा तो इसकी क्षारकता हो गई बेटा 1। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये 2 OH त्यागेगा तो इसकी क्षारकता हो गई 2। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये 3 OH त्यागेगा तो इसकी क्षारकता कितनी हो जाएगी? 3। तो यहाँ पे तुल्यांक संख्या को डिनोट करते हैं हम, ठीक है, और तुल्यांक के भार भी निकालते हैं। तो अब मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल दूंगा और फिर उसके बाद हम आगे की बात करेंगे। ठीक है बेटा, चलो जी, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन दे दिया आपको। देखिए 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ठीक है बेटा, 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल जो है वो यहाँ पर हमारे पास 500 ml जल में घुला है। तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। 4.9 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड डिसॉल्व इन 500 ml ऑफ वाटर, कैलकुलेट द नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? पहले तो आप यहाँ फॉर्मूला लिख लीजिए बेटा। फॉर्मूले में ये WB है ना, विलय का भार, और ये इक्विवेलेंट वेट मतलब विलय का तुल्यांकी भार इनटू आयतन ml में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 1000 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखो बेटा WB विलय का भार दिया हुआ है आपको 4.9 ग्राम। ठीक है बेटा, 4.9 ग्राम। ठीक है सब। अच्छा, अब तुल्यांकी भार निकाल लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का तुल्यांकी भार कितना होता है? अम्ल का भार बटा उसकी क्षारकता। सल्फ्यूरिक अम्ल का भार होता है 98, ठीक है, और इसकी क्षारकता कितनी बेटा? 2, तो तुल्यांकी भार कितना जाएगा? 49। ठीक है, वॉल्यूम तो आपको दिया हुआ है बेटा ऑलरेडी 500 ml। ओके, सॉल्व कर लीजिए इजी वे में इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 4.9 है ना, और ये 49 इंटू 500 और ml में है इसलिए 1000। बस सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटा दीजिए, 49 से 49 कट जाएगा और ये 1/5.02 n इसकी नॉर्मलिटी आ जाएगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अगर चीज़ें सही तरीके से और सही डायरेक्शन में अगर हमें समझ में आती है तो हम इस तरह के कितने ही न्यूमेरिकल्स हैं जो सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हो सकता है ये 11वीं क्लास में थोड़ा सा कि सर ने क्या हार्ड बता दिया, बट ये चैप्टर है फर्स्ट, इसी से हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मैं इसको और भी ईजी बना सकता था, लेकिन ये थोड़ा सा आपको इसी वे में समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं चलो इसी का। ठीक है, अब वो न्यूमेरिकल भी इसी से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो समझना, चलो जी समझना बेटा इसको। ठीक है, मैंने यहां लिख दिया है 40 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, 40 ग्राम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को 750 ml जल में घोला गया है, तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो आपको सबसे पहले WB निकालना है, वो है 40 ग्राम, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अच्छा जी, अब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम निकालेंगे तुल्यांकी भार। ठीक है, तो तुल्यांकी भार को हम कैसे निकालते हैं आपको सबको पता है। ठीक है, अणुभार बटा क्षार की अम्लता, अणुभार निकाल लेते हैं भाई। कैल्शियम का 40 होता है बेटा, है ना, ऑक्सीजन का 16 2 है, तो 16 दूनी 32 और 32 और 2 34, 34 ये 34, तो कितना हो जाएगा 74 हो गया। अब 74 को आप डिवाइड करो 2 से, क्योंकि इसकी अम्लता कितनी बेटा 2 है। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 37। ठीक है, अब आपके पास सारी वैल्यू है, आप इसको इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। 40/37 इंटू 75 इंटू 1000,
अब आप इसको सॉल्व करके इजी वे में धीरे धीरे लिख सकते हो, क्योंकि इसकी थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी, टफ हो जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करके लिख सकते हो। मेरे पास तो रिटर्न में आंसर है, लेकिन आप खुद करोगे तो आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ पाओगे और आपको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम नॉर्मलता को, है ना, अलग अलग रूप से व्यक्त करते हैं। वो व्यक्त करना मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, वो क्या क्या है ये आप एक बार समझ लीजिए। ठीक है, देखिए 1n को बोलते हैं नॉर्मल, 1 नॉर्मल, है ना, नॉर्मलता। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे 10/n को बोलते हैं डेसी नॉर्मल। ठीक है, डेसी नॉर्मल। ठीक है बेटा, यहाँ पे n/10 है, सॉरी, है ना, n/10। n/2 को बोलते हैं बेटा सेमी नॉर्मल। क्या बोलते हैं? सेमी नॉर्मल। ठीक है, यहाँ पे n/100 को बोलते हैं सेंटी नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा? सेंटी नॉर्मल। ठीक है, 5n को बोलते हैं पेंटा नॉर्मल। ठीक है, क्या बोलते हैं? पेंटा नॉर्मल। ये सब चीजें आपको थोड़ी थोड़ी क्या है ध्यान में रखनी पड़ेगी। पेंटा नॉर्मल। ठीक है, और n/5 को बोलते हैं पेंटी नॉर्मल। ये क्या है? क्वेश्चन है आपके पास। n/10 नॉर्मल विलियन HCl का है और इसमें घुला हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए। आप बोलो n/2 सेमी नॉर्मल विलियन। ठीक है, वो बोलेगा n/100 सेंटी नॉर्मल विलियन है, तो आपको यहाँ पे क्या नॉर्मलता दी हुई होती है। तो ये ट्रिक है, मतलब ये ट्रिक नहीं, ये संबोधन है जो आपको लर्न करना पड़ता है। n/10 क्या होता है, 1n क्या होता है, n/100 क्या होता है, n5 क्या होता है। ठीक है, तो ये सब आपको नोट करना है और समझना भी है। ठीक है बेटा, और इससे ही इसके न्यूमेरिकल्स आप तक पहुंचते रहेंगे आसानी से। चलो जी, अब हम यहाँ पर बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर, वो है सीमांतकारी कारक, है ना, लिमिटिंग रीजेंट। सीमांतकारी कारक, इसको शॉर्ट में LR बोलते हैं बेटा ना, लिमिटिंग रीजेंट। लिमिटिंग रीजेंट क्या होते हैं? ठीक है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वह कारक जो अभिक्रिया में पूर्णतया उपयोग में आ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसे हम बोलते हैं सीमांतकारी कारक। इसको हम बहुत अलग अलग तरीकों से समझाते हैं, तो मैं 2 मिनट आपके लिए ले लेता हूं और समझा देता हूं। ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरे पास ये तीन कार बॉडीज हैं, है ना, ये केवल कार की बॉडीज हैं बेटा। ठीक है, 1 और ये 2, ठीक है, और ये 3। ओके, अच्छा, और मेरे पास इंजन जो है इसके, है ना, वो इंजन है मेरे पास 5। ठीक है, और मेरे पास जो इसके टायर हैं, ठीक है, और तो टायर है मेरे पास यहाँ पर 20। ओके, तो अब मुझे इंजन भी है मेरे पास, टायर भी है, इसके बोनट भी हैं, खोखे भी हैं। तो अगर मुझे गाड़ी बनानी है तो मैं कितनी गाड़ी बनाऊंगा? देखो बेटा, इंजन 5 है तो 3 गाड़ी में 3 इंजन काम में आएंगे। एक गाड़ी में 4 टायर लगेंगे, तो उसके हिसाब से मुझे टायर कितने काम आएंगे? 12 काम आएंगे। तो इन तीनों घटकों में से कौन सा घटक जो पूर्णतया यूज में आ गया, समाप्त हो गया, वो है बॉडी, है ना, क्योंकि बॉडी तो 3 ही है। इंजन 5 हो, 7 हो, 10 हो, से कोई मतलब नहीं है। तो वह घटक, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह घटक जो पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं, उसे हम उस अभिक्रिया का सीमांतकारी कारक कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए अप्लाई कर देता हूं, है ना, और उस अप्लाई करने में आपको थोड़ा सा सीखना है। ठीक है, मैं यहाँ केमिकल रिएक्शन लिख रहा हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, अब देखो, अब देखिए 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 44 ग्राम CO2 बना रहा है। ये केमिकल रिएक्शन है। दूसरी चीज देखिए, यहां देखो 16 ग्राम मीथेन 64 ग्राम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके 44 ग्राम CO2 और वाटर बना रहे हैं। ये 2 केमिकल रिएक्शन है। अब इस केमिकल रिएक्शन में साफ साफ दिख रहा है कि 12 ग्राम कार्बन है और 32 ग्राम क्या है? ऑक्सीजन है। ठीक है, अब सपोज करो मेरे पास 100 ग्राम कार्बन है, लेकिन ऑक्सीजन केवल 32 ही ग्राम है, तो इसके 32 ग्राम इसके 12 ग्राम से ही संयोग
करेंगे, भले ये कितना ही हो। तो ये तो सारे यूज में आ गए। तो यहाँ ऑक्सीजन सीमांतकारी कारक या लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। बात समझ में आ रही है साफ साफ। अब उल्टा कर दीजिए। सपोज करो आपके पास 100 ग्राम ऑक्सीजन है और यहाँ पे आपके पास 24 ग्राम जो है वो कार्बन है, ठीक है। अब 24 ग्राम कार्बन को तो 64 ग्राम ऑक्सीजन ही चाहिए, भले ऑक्सीजन कितनी हो उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको तो कितनी चाहिए, मात्र 64 ग्राम। अगर मैं यहाँ 12 ग्राम लेता तो इस 12 ग्राम को कितनी चाहिए, केवल 32 ग्राम, भले ऑक्सीजन कितनी हो। तो कार्बन तो खत्म हो गया ना भाई, ये तो 12 ग्राम ही था, इसने उपयोग में लेके CO2 बना लिया। तो अब यहाँ पे कार्बन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है, LR है या सीमांतकारी कारक है। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वह घटक जो पूर्ण रूप से उपयोग में आ जाते हैं, काम में आ जाते हैं, हम उसे बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट LR। यहाँ पे केवल आपको ये डेफिनेशन मात्र समझना होता है कि LR क्या होता है, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, उसी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इससे पहले हमने बात की थी परमाणु भार की, है ना। तो परमाणु भार क्या होता है मैंने आपको समझाया था, ये एक स्केल है, एक पैमाना है, ठीक है, ओके। जैसे मैंने कहा कि मेरा वजन है 50 किलो, मेरा भाई है उसका वजन है 55 किलो, तो अब मैंने अपने को स्केल मान लिया और उसके आधार पर उसका वजन निकाल लिया कि वो मुझसे 5 किलो कम है। मेरा सपोज करो एक और भाई है बड़ा, मैंने कहा उसका वजन मुझसे 10 किलो ज़्यादा है, तो आपको पता होगा कि सर के वजन से वो 10 किलो ज़्यादा मतलब 70 किलो का होगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है लेकिन, ठीक है। तो कोई भी परमाणु कार्बन के 1/12 भाग से कितना गुना भारी है, ठीक है, वो कार्बन के सापेक्ष उसका परमाणु भार कहलाता है, ठीक। तो यहाँ पर ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है हमारा। अब हम इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और फिर इससे रिलेटेड जो आगे की बात है, मतलब नेक्स्ट चैप्टर है, उसकी बात करूँगा।